एवरीवन, आज का टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 जो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है, उसके कुछ पार्ट। क्योंकि कुछ पार्ट को मैंने कल देखा था, आज जो बचे हुए पार्ट हैं उसे हम देखेंगे। सभी विद्यार्थी को ये चाहिए कि प्रैक्टिस सेट से पहले टॉपिक के बारे में पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो आंसर की दिया होता है वो कभी कभी गलत भी होता है और आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका रीज़न दिया ही हो, इसीलिए टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता, यानी शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता क्या क्या है। तो शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता 3 है। पहला है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक को स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है, जबकि विद्यार्थी को आस्तिक और परतंत्र चर यानी दूसरे पर आधारित, इसीलिए परतंत्र चर कहा गया है, और पाठ्यक्रम को हस्तक्षेप चर की संज्ञा दी गई है। तो छात्रों की आधारभूत आवश्यकता छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन के लिए होता है। शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत केंद्र बिंदु अधिगम है, यानी अधिगम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सभी अधिगम पर ही डिपेंड करता है। अब देखेंगे शैक्षणिक सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल। शैक्षणिक सिद्धांत के 2 पहलू हैं, पहला है सामान्य सिद्धांत और दूसरा है विशेष सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जीवन की संबद्धता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत। उसी तरह से दूसरा सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी कई सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के प्रोत्साहन का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। अब आ जाइए शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लगभग पूछा ही गया है। कोई ना कोई शिक्षण सूत्र से कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही गया है, यानी शिक्षण सूत्र जो है कुल 10 है। यानी शिक्षण क्या है? शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु शिक्षण सूत्र के ज्ञान की आवश्यकता है। शिक्षण सूत्र पथ का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये किसका कथन है? रेमंड का कथन है कि शिक्षण सूत्र जो है पथ का प्रदर्शन करते हैं, यानी पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। अब हम चलते हैं शिक्षण सूत्र। पहला है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है सबसे पहले सरल चीज़ को हम सीखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जटिल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा अनिश्चित से निश्चित की ओर। पांचवा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर।
9वां है प्रकृति के अनुसार शिक्षण और 10वां है इंद्रियों का प्रशिक्षण। अब शिक्षण का प्रकार, शिक्षण के प्रकार जो है कई प्रकार का होता है। जैसे पहला है प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण। प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था। औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय में संपादित प्रत्येक व्यवस्था पूर्व नियोजित एवं कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाती है, उसे औपचारिक शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। यानी जो कार्यक्रम के अनुसार जो भी शिक्षण व्यवस्था का संचालन किया जाता है विद्यालय में, वो है औपचारिक शिक्षण व्यवस्था। और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और दूसरा है इग्नू द्वारा संचालित शिक्षा कार्यक्रम। स्वरूप और प्रकृति के आधार पर भी शिक्षण के प्रकार को बांटा गया है। तीसरा अधिगम के आधार पर शिक्षण के प्रकार को बांटा गया है। चौथा शासनिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार को बांटा गया है। और 5वां क्रिया के आधार पर भी शिक्षण व्यवस्था को बांटा गया है। छठा उद्देश्य के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को बांटा गया है। यानी शिक्षण के प्रकार जो है 6 प्रकार का हो गया। अधिगम, अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम के कंपोजिशन कौन कौन होता है? अधिगम के 3 कंपोजिशन होता है, अध्यापक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु। इन तीनों के समागम का परिणाम ही अध्ययन कहलाता है। यानी अध्यापक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु तीनों को मिला देने पर ये अधिगम कहलाता है। अधिगम हमेशा अग्रमुखी होता है। इसमें सकारात्मक तथ्यों का संकेंद्रण होता है। ये तीनों घटक यानी अध्यापक, शिक्षक और विषय वस्तु तीनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी तीनों का अलग अलग अस्तित्व जो है अर्थहीन हो जाएगा। इसीलिए अध्यापक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु तीनों के समागम को अधिगम कहा गया है। अधिगम की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जिसमें जीन पियाजे द्वारा दी गई परिभाषा काफ़ी सटीक है। जीन पियाजे का कहना है कि अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है अधिगम। उसके बाद अधिगम की परिभाषा क्रो और क्रो ने दिया है। क्रो और क्रो के अनुसार अधिगम आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना ये सीखने के अंतर्गत आता है। पाल कहते हैं अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषता जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। अधिगम से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। अधिगम बालक या अध्येता के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम हमेशा अग्रवर्ती होता है। अधिगम की प्रक्रिया एक समान हमेशा नहीं होता है। अधिगम हमेशा स्थानांतरित होता है। यानी शिक्षा से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी से अन्य शिक्षार्थी और यही क्रम आगे तक चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम हमेशा स्थानांतरित होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे व्यक्ति से तीसरे में। अधिगम हमेशा लक्ष्योन्मुख होता है। इसमें कुछ पाने की क्षमता रहती है। अधिगम से सकारात्मक विकास को बल मिलता है। अधिगम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम में और नीचे से ऊपर
की तरफ सीखने के क्रम का पालन करता है। अधिगम में बालक की समस्त इंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां एकजुट होकर कार्य करती है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।